गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। लद्दाख में चीन की कायराना हरकत पर बुधवार को भारत ने कड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा विवाद पर पहली प्रतिक्रिया में कहा कि देश के जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत शांति चाहता है, लेकिन उसकाने वाली कार्यवाही का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं विदेश मंत्री स्तर की वार्ता में भी भारत ने दो टूक कहा कि चीन ने सोची समझी रणनीति के तहत हमला किया, जिसमें जवानों की शहादत हुई। कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लिए देश की एकता व संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण है। भारत ने कोशिश की है कि मतभेद विवाद का रूप न ले। प्रधानमंत्री ने इस दौरान शहीदों के लिए मौन भी रखा। चीन की धोखेबाजी पर भारत में गहरी नाराजगी के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीनी समकक्ष वांग यी से फोन पर बात हुई। भारत ने चेताया कि घटना से द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ेगा। चीन कार्यवाही की समीक्षा कर सुधारात्मक कदम उठाए। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में चीनी सेना से झड़प के मद्देनज़र करीब 3500 किलोमीटर की सीमा पर भारतीय थल और वायुसेना के अग्रिम मोर्चे पर स्थित ठिकानों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। नौसेना भी अलर्ट पर है। CDS की रक्षा मंत्री संग बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गलवान घाटी में भारत चीन की सेनाओं में जहां खूनी झड़प हुई, वह करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस दुर्गम क्षेत्र में दिसंबर जनवरी के महीनों में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चीन के संघर्ष के बाद भारत के पक्ष में दुनिया भर से आवाज़ें उठ रही हैं। चीन के नक्शे में दिखने वाले ताइवान और हांगकांग के लोगों ने भी भारत का समर्थन किया है। उधर अमेरिका, ब्रिटेन की भी मामले पर नज़र है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सेना के हिंसक झड़प में चीनी सेना के 35 जवान हताहत हुए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के हवाले से बुधवार को यह जानकारी दी है। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमले के बाद अब चीन के विदेश मंत्री वांग यी आगे का रास्ता बातचीत के जरिए निकालने पर जोर दे रहे हैं। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट कर दिया कि भारत इसे स्थानीय स्तर पर अचानक पैदा हुई परिस्थिति नहीं मानता, बल्कि इसके पीछे चीन की सोची समझी साजिश साफ झलक रही है। वांग यी के साथ फोन पर बातचीत में जयशंकर ने भारत का रुख स्पष्ट कर दिया। यह बातचीत दोनों देशों की सेनाओं के बीच सोमवार रात को हुए हिंसक संघर्ष को लेकर हुई। इस बातचीत के बारे में विदेश मंत्रालय ने कहा, 15 जून को गलवान घाटी में हुए हिंसक संघर्ष को लेकर विदेश मंत्री ने भारत सरकार के विरोध को कड़े शब्दों में व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि विवाद निपटने के रास्ते पर था कि चीनी सैनिकों ने गलवान घाटी में हमारे हिस्से के LAC पर ढांचा खड़ा करना। चीन ने पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी और भारतीय सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद बुधवार को दावा किया है कि घाटी में संप्रभुता हमेशा से उसी की रही है, लेकिन उसने इस बात को जोर देकर कहा कि बीजिंग और झड़पें नहीं चाहता। भारत ने मंगलवार को कहा था कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प क्षेत्र में यथास्थिति को एकतरफा तरीके से बदलने के चीनी पक्ष के प्रयास के कारण हुई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिनियान ने बीजिंग में कहा, गलवान घाटी में संप्रभुता हमेशा से चीन की ही रही है। भारत को सुरक्षा परिषद के चुनाव में आसान जीत मिलने की उम्मीद है, जिससे वह 2021-22 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था का अस्थायी सदस्य बन जाएगा। वाशिंगटन के स्थानीय समयानुसार चीन बुधवार को कराए जाने हैं। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने 75वें सत्र के लिए अध्यक्ष, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों के लिए चुनाव कराएगी। कोविड-19 से संबंधित पाबंदियों के कारण संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मतदान के विशेष इंतजाम किए गए हैं। भारत का अस्थायी सदस्य के तौर पर 15 देशों की सुरक्षा परिषद में शामिल होना लगभग तय है। भारत
2021-22 कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत श्रेणी से अस्थायी सीट के लिए उम्मीदवार है। भारत की जीत इसलिए तय मानी जा रही है क्योंकि वह समूह की इस इकलौती सीट के लिए एकमात्र उम्मीदवार है। चीन और पाकिस्तान समेत 55 सदस्यीय एशिया प्रशांत समूह ने पिछले साल जून में सर्वसम्मति से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया था। महासभा हर 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए कुल 10 में से 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB ने बुधवार को कहा कि उसने भारत को अपने यहाँ गरीब और वंचित परिवारों पर कोविड-19 के दुष्प्रभावों के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए $75 करोड़ यानी 5,714 करोड़ का कर्ज मंजूर किया है। इस बहुपक्षीय बैंक का मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है। फेसबुक अमेरिकी मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने और उन्हें आधिकारिक जानकारी मुहैया कराने के लिए व्यापक स्तर पर एक अभियान चलाने जा रहा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं को गलत जानकारियां साझा करने से रोकने का उनका कोई इरादा नहीं है। अमेरिका में इस साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक वोटिंग इन्फॉर्मेशन सेंटर मतदान जानकारी केंद्र खोलने जा रही है, जिसमें मतदान के लिए पंजीकरण की जानकारी, मतदान केंद्रों और मेल के जरिए मतदान आदि की जानकारी मुहैया कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए घोषित रोक अवधि के दौरान स्थगित कर्ज किस्तों पर ब्याज वसूलने का कोई तुक नहीं बनता है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि एक बार स्थगन तय कर दिए जाने के बाद इसका वांछित उद्देश्य पूरा होना चाहिए। ऐसे में सरकार को सब कुछ बैंकों पर नहीं छोड़कर मामले में खुद हस्तक्षेप करने पर विचार करना चाहिए। पीठ में न्यायमूर्ति SK कौल और न्यायमूर्ति MR शाह भी शामिल हैं। पीठ का कहना है कि जब एक बार स्थगन तय कर दिया गया तब उसके उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए। ऐसे में हमें ब्याज के ऊपर ब्याज वसूले जाने की कोई तुक नज़र नहीं आती है। देश में कोरोना विषाणु संक्रमण से 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक 2003 मौतों की पुष्टि हुई। इन आंकड़ों में दिल्ली के 344 और महाराष्ट्र के 1328 पिछली तिथियों के हैं, जिन्हें अब जारी किया गया है। इनके चलते देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 11,903 हो गई है। वहीं 24 घंटे के दौरान संक्रमण के मामलों में 10,974 की वृद्धि हुई और कुल संक्रमितों की संख्या 3,54,065 पहुँच गई है। अब तक कुल 1,86,934 मरीज ठीक हो चुके हैं और मरीजों के स्वस्थ होने की दर 52.80% तक पहुंच गई है। उत्तर कोरिया ने 2 साल पहले दक्षिण कोरिया के साथ सुलह संबंधी ऐतिहासिक समझौतों को समाप्त करते हुए बुधवार को कहा कि वह अब बंद हो चुके अंतर कोरियाई सहयोग स्थलों पर सैनिकों की फिर से तैनाती करेगा, गार्ड चौकियों को पुनः स्थापित करेगा और अग्रिम इलाकों में सैन्य अभ्यास बहाल करेगा। जयपुर में बुधवार को शुक्र ग्रह को दिन के समय देखा गया। एक विशेषज्ञ के अनुसार यह एक अद्भुत दृश्य था और साफ मौसम होने के कारण शुक्र ग्रह स्पष्ट दिखाई दिया। बिड़ला तारा मंडल के सहायक निदेशक संदीप भट्टाचार्य ने बताया कि 21 जून को सूर्य ग्रहण देखने के लिए वैज्ञानिक यंत्रों की जांच के दौरान उन्हें दिन में लगभग 2 बजे सूर्य के पास शुक्र ग्रह को देखा। उन्होंने कहा, मैं ऐसे समय में शुक्र ग्रह को देखकर उत्साहित था। यह अद्भुत और प्यारा नज़ारा था। भारतीय शेयर बाजारों में सोमवार को उतार चढ़ाव भरे कारोबार में बाजार का बैरोमीटर माने जाने वाले दोनों प्रमुख शेयर सूचकांक बम्बई शेयर बाजार का सूचकांक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी दोनों में गिरावट दर्ज की गई। चीन के साथ सीमा विवाद और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से आर्थिक दशा में पुनः सुधार की संभावनाओं पर असर की आशंका के बीच बाजार में गिरावट आई। 30 शेयरों वाला आधारित बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 600.70 अंक के दायरे में उतार चढ़ाव के बाद अंत में 97.30 अंक यानी 0.29% की गिरावट के साथ 33,507.92 अंक पर बंद हुआ। NSE का निफ्टी 32.85 अंक यानी 0.33% की गिरावट के साथ 9,881.15 अंक पर बंद हुआ। तेल कंपनियों ने लगातार 11वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि की है। बुधवार को पेट्रोल का दाम 55 पैसे प्रति और डीजल के दाम में 60 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई। कुल मिलाकर पिछले 11 दिनों में पेट्रोल 6 रुपये 2 पैसे और डीजल का दाम 6 रुपये 40 रुपये
प्रति लीटर बढ़ चुका है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल का दाम बढ़कर 77 रुपया 28 रुपये लीटर हो गया है। वहीं डीजल का दाम 75 रुपया 19 पैसे से बढ़कर 75 रुपया 79 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। बायर्न म्यूनिख ने रॉबर्ट लेवांडोव्स्की की गोल की मदद से वर्डर ब्रेमेन को 1-0 से हराकर लगातार 8वीं बार बुंदेसलीगा के खिलाफ जीता, जबकि अभी उसके 2 मैच बचे हुए हैं। इस जीत से बायर्न ने दूसरे स्थान पर काबिज बोरुसिया डोर्टमंड पर 10 अंकों की बढ़त हासिल की। डोर्टमंड अपने बाकी बचे तीनों मैच में अधिक से अधिक 9 अंकों की हासिल कर सकता है। वर्डर ने बायर्न को पहले हाफ में अधिकतर समय रोके रखा, लेकिन चैंपियन टीम आखिर में गोल करने में सफल रही। लेवांडोव्स्की ने यह गोल खेल के 43वें मिनट में किया। बार्सिलोना ने 99,000 क्षमता वाले कैंप नोउ स्टेडियम में दर्शकों के बिना खेले गए मैच में अपने स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी के गोल की मदद से लेगानेस को 2-0 से हराकर स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। बार्सिलोना ने धीमी शुरुआत की, लेकिन अंसु फाती ने 42वें मिनट में गोल करके उसे बढ़त दिला दी। इसके बाद मेसी ने 69वें मिनट में पेनल्टी पर गोल किया, जो वर्तमान सत्र में लीग में उनका 21वां गोल है। राम जन्मभूमि परिषद में विराजमान रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन 2 जुलाई को प्रातः 8 बजे से 10:30 बजे तक हुआ। कोरोना के कारण देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। भूमि पूजन के बाद वे अपना संदेश भी देंगे। दिल्ली वालों को अब कोरोना जांच के लिए 2400 रुपये ही खर्च करने होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जांच दरों के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर यह फैसला लिया। बुधवार शाम इस संबंध में दिल्ली सरकार को उचित कदम उठाने के लिए निर्देश जारी किया। दिल्ली सरकार के आदेशों के बाद यह घटी हुई दरें दिल्ली में लागू हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के बढ़ते कहर के मद्देनज़र 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को जुलाई में करवाने पर सीबीएसई से फैसला करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि बोर्ड इस बारे में अगले हफ्ते परामर्श करे और फैसला करे कि क्या परीक्षाएं अगले माह होनी चाहिए। कुछ अभिभावकों ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि महामारी के प्रसार को देखते हुए बोर्ड की परीक्षाएं न ली जाएं और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर बच्चों का परिणाम तैयार किया जाए। यदि आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और स्टडी विद आस्था के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।